हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जब डाइल्यूशन बढ़ाया जाता है तो जो हर आयन होता है वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। किस केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। देखिए, हमने दो अलग अलग वॉल्यूम के बीकर लिए हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी का वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा जो कि 1 से कम होगा। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव आयन बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, येट डिसोसिएट हो चुके हैं लेकिन अभी भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, वैसे ही बड़े बीकर के अंदर कंसीडर करें तो दो आयन बने, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। ये दोनों भी अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस से अपार्ट होंगे। क्लियर है? तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हर आयन इजीली और ज़्यादा कंडक्ट कर पाएगा। क्लियर है? मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ेगी। यही था हमारा ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। क्लियर है? आगे देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोलराउस लॉ का डेफिनेशन क्या होगा? देखें, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation of electrolyte is complete, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte, irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. क्लियर है? ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझते हैं तो लेमड़ा नॉट एम, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस इनटू limiting molar conductivity of that ion plus number of negative ions multiplied by limiting molar conductivity of that ion. क्लियर है? इसे समझने के लिए कंसीडर करें कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम NaCl कह देते हैं। तो NaCl जब डिसोसिएट होगा तो ये दो आयन बनाएगा, एक बनाएगा Na+, एक बनाएगा Cl-। ठीक है, तो इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे लिखेंगे? किसके लिए लिख रहे हैं? NaCl के लिए। ये क्या होगा? NaCl का V तो 1 ही होगा क्योंकि एक ही बनाया था इसने, तो हम नहीं लिख रहे। लेमड़ा नॉट ऑफ Na+ आयंस मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ आयंस एंड लेमड़ा नॉट ऑफ Cl- आयन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl आयन। क्लियर है? वैसे ही अगर हम लेमड़ा नॉट Mg Cl2 का लिखना चाहें तो क्या लिखना होगा? ठीक है, क्या लिखेंगे? देखें, Mgcl2 को पहले आयनाइज करा करके देखें तो दो आयन कौन से बनेंगे? Mg+2 प्लस एक क्लोरीन का आयन बनेगा, लेकिन Cl-1 बनता है तो ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। क्लियर है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 आयन प्लस ट्वाइस इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि दो क्लोरीन के आयन जनरेट हुए थे। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हम किसी के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। कोलराउस लॉ का पहला एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लेमड़ा नॉट एम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कब? देखें इसको एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज गिवन। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखें, हमें जिस चीज़ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना हो उसके साथ लिखना चालू करें। लेमड़ा नॉट एम ऑफ CH3COOH। कोलराउस लॉ के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखें,
CH3COH दो आयन जनरेट करेगा, तो पहला आयन होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा नॉट ऑफ H प्लस। क्लियर है? ये कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन से लिखा हमने, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग लिखा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें किस किस चीज़ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, उस बात को ध्यान से देखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। ठीक है, तो ये तो ऊपर जैसा इक्वेशन अभी ऐसे लिख देते हैं, CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ H प्लस। क्लियर है? अब गिवन डेटा में चेक करें तो CH3COO माइनस इन तीनों में से कोई जनरेट करेगा क्या? जी, ये वाला आयन जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसके साथ में लेकिन ये Na प्लस आयन भी जनरेट करेगा। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं लेमडा नॉट m ऑफ Na प्लस ऐड कर दूँ, यही टर्म ऐड कर दूँ और इसी टर्म को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस आया? नहीं, ये प्लस भी करा मैंने और यही की यही क्वांटिटी माइनस भी कर दी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी भी हमारा रिलेशन ऊपर जैसा ही रहा। क्लियर है? आगे देखें। और हमें क्या करना पड़ेगा, Na आयन यहाँ से भी मिल रहा है। ठीक है, तो Na के साथ में लेकिन क्या कौन सा आयन मिल रहा है? क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो इस क्वांटिटी को फिर से ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस को ऐड करा और इसी चीज़ को मैंने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब पेयरिंग करना चालू करते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा में देखिए CH3COO के साथ हमें क्या चाहिए? Na। तो इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो साथ में लिख दूं, तो ये क्या हुआ? लेमडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस आयन। क्लियर है? इसे मैं सिंपल करने के लिए एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर देता हूँ, प्लस अगली जो चीज़ है लेमडा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। ऐसा क्यों सोचा मैंने? क्योंकि यहाँ पे HCl का नोन है हमें, तो इन दोनों को भी क्लब कर देते हैं। साथ में लिखने पे हमें क्या मिलेगा? लेमडा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। क्लियर है? अब बची वाली टर्म क्या क्या बची आपके पास में? माइनस लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या लिख सकते हैं? लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। क्लियर है? कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग हम इन दोनों टर्म को, जैसे हमें ब्रैकेट में इंक्लोज करा है, इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकता हूँ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, अगर इनका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता हो तो इनकी हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ये था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। हमारा सेकेंड एप्लीकेशन होता है कोलराउस लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसे समझने से पहले दो टर्म को समझने का ट्राई करें। ठीक है, एक होता है लेमडा CM और एक होता है लेमडा नॉट M। ठीक है, लेमडा नॉट M हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कहाँ पे निकलता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लगभग ज़ीरो हो गया है। ठीक है, उससे किसी भी लेवल कम का अगर डाइल्यूशन रखें, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो, तो उस केस में जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं लेमडा CM से। ठीक है, तो ये क्या होगी? सिर्फ कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है, हमने कोलराउस लॉ में समझा था कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्लियर है? मतलब अगर हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट हो गया तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी और अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लेमडा CM अपॉन लेमडा नॉट M। मतलब कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस चीज़ की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
कोलराउस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज करना पड़ेगा। मान लीजिए ए बी लिया, ए बी डिसोसिएट होगा तो मान लीजिए ये दो आयन बनाएगा ए प्लस एंड बी माइनस वन। क्लियर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ए बी का, मान लीजिए से सी मान लेते हैं, तो इनका इनिशियल तो अभी इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक नहीं हुआ होगा इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन हम 0 0 मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ पार्ट अल्फ़ा कम हो गया होगा तो उसे मान लेते हैं सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा। तो ए प्लस और बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सी अल्फ़ा। क्लियर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन के लिए, के इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। ऐसे ही लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फ़ा अपॉन ए बी का कॉन्सेंट्रेशन सी 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। तो के क्या आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फ़ा। एक सी से एक सी कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है। तो हमारा के क्या आया सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर अगर हम इसके अंदर अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दें तो अल्फ़ा का वैल्यू अभी हमने क्या कैलकुलेट करा था लेमड़ा सी एम अपॉन लेमड़ा नॉट एम। इसी वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें मतलब के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी इन टू लेमड़ा सी एम अपॉन लेमड़ा नॉट एम होल स्क्वायर होल अपॉन में 1 माइनस लेमड़ा सी एम अपॉन लेमड़ा नॉट एम। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा के इज इक्वल्स टू सी लेमड़ा सी एम का होल स्क्वायर अपॉन लेमड़ा नॉट एम इंटू लेमड़ा नॉट एम माइनस लेमड़ा सी एम। ठीक है। ये दो फाइनल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा कोलराउस लॉ पे से क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं और तीसरे एप्लीकेशन से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं।